हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक का इलेक्ट्रिकल का पीवाई को देख रहे थे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, मैक्सवेल इक्वेशन इज डैश फॉर्म। देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन हमारे दो फॉर्म में होती है। एक आपका डिफरेंशियल, जिसको हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटीग्रल फॉर्म में। तो वो पूछा कि किस फॉर्म में हमारा अ डैश फॉर्म गिव द इंफॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब कौन आपका डिसकंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। इसमें देखिए, तो हमारे क्या होता है, जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है ना, मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है ये हमारे आपके दो टाइप की होती है। कौन सी? एक आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, एक आपका इंटीग्रल फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको हल्का सा बताता हूँ इसके बारे में। जो हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये आपकी दो फॉर्म में होती है, ठीक है। मतलब इक्वेशन तो वही है। इक्वेशन को हम दो फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक आपका डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं आपका पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। ये हमें पॉइंट के बारे में बताती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एट द पॉइंट, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, इंटीग्रल क्या होता है आपका, पूरे वॉल्यूम, सरफेस या लाइन के हम इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है। ये आपका किसी लाइन का, सरफेस का या वॉल्यूम में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरी इसमें डिसकंटिन्यूटी बारे में हम पता कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, अगर हम इंटीग्रेशन करें तो जैसे 0 to 5, ठीक है। देन हम अगला इंटीग्रेशन कर सकते हैं आपका 6 to 8। माना बीच में यहाँ से 5 to 6 हमारी क्या है, डिसकंटिन्यूटी। मतलब आपका फंक्शन यहाँ पर एकदम कंटिन्यू ना होकर डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। मतलब इंटीग्रल फॉर्म जो हमारा यूज़ होता है वो आपका फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के लिए यूज़ होता है। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड मतलब जिसमें आपके लाइन हो, सरफेस हो या फिर आपके वॉल्यूम हो, ठीक है। जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म होता है ये आपका सिर्फ आपका यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं बताता, ये सिर्फ पॉइंट फॉर्म है, सिर्फ पॉइंट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी, इंटीग्रल फॉर्म। देखिए, बाकी आपने मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल में, दोबारा रिवाइज हो जाएगी आपको। यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म लिखता हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म, और यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म। बीच में लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए, पहली वाली डेल क्रॉस वी लिख देता हूँ, डेल क्रॉस ई। कर्ल ऑफ ई जो होता है वो हमारा होता है माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और टी क्या है आपका, टाइम। अब ये आपको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखें तो आपका क्लोज कंटूर में जो लाइन इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एल, डी एल क्या है आपका, डिफरेंशियल लेंथ। ये किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई डी टी बाहर आ जाता है। और ये आपका सरफेस इंटीग्रल होता है आपका बी डॉट डी एस, ठीक है। यही आपका क्या होता है, आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ एफ एल लिख दिया मैंने, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ई एम आई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, अगला मैं पहले कर्ल वाले बता दूँ, कर्ल ही कर देते हैं पहले। कर्ल ऑफ एच, ठीक है। कर्ल ऑफ एच किसके बराबर होता है, ये होता है आपका करंट डेंसिटी जे प्लस डेल डी बाई डी टी, ठीक है। अगर इसको हम आपको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो आपका क्लोज कंटूर में, ठीक है, हमारा एच डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, ये एल है, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ लाइन को सरफेस में जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इंटू सरफेस के लिए क्या आता है, डी एस। ये कौन सा है, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसके अलावा अब डाइवर्जेंस वाले देखते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है। ये आपका गॉस का नियम है। क्या होता है, सर्फेस इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी एस, आपका डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी इंटू डी वी। मतलब आपका फ्लक्स आपका चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होता है किसी भी आपके गॉसियन सरफेस में, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका गॉस लॉ है, इट इज अ गॉस लॉ। देन जो हमारा चौथा फॉर्म है वो है आपका डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वही आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज कंटूर बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये आपका गॉस लॉ है, कहाँ आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हमारे चार मैक्सवेल की इक्वेशन है, ठीक है। पहली आपकी डेल क्रॉस ई, दूसरी आपकी डेल क्रॉस एच, तीसरी आपकी डेल डॉट डी, और अब चौथी आपकी डेल डॉट बी, ठीक है। बाकी ये वाला आपका डिफरेंशियल फॉर्म को हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, और ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म होता है, ठीक है। एक आपका फाइनाइट वॉल्यूम में हम लोग इसकी मेथड को यूज़ करते हैं, इंटीग्रल वाला। अगला देखते हैं,
दिया है आपका, इससे बनाते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर मतलब डेल टू वी, मतलब हमने इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है उस वेक्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। देखिए पहली वाली हमें दी कार्टेशियन फॉर्मेट में, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में दे रखी है। ये दोनों दे रखी है हमें आपको सिलेंड्रिकल में, रो फाई जेड सिलेंड्रिकल में, और ये आपको दे रखी है आपका स्फेरिकल में। स्फेरिकल में क्या होता है हमारे आर, थीटा और फाई, ठीक है। ये हमारे 3 दिए हैं, तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए लाप्लासियन इक्वेशन में आपको अगले पेज में सब लिख देता हूँ, फिर हम उस पर देख लेंगे कौन सा सही है कौन सी गलत है। तो देखिए लाप्लासियन क्या होता है आपका, लाप्लासियन होता है आपका डेल डॉट वी, मतलब डेल स्क्वायर वी, ठीक है। ये हमारा लाप्लासियन। पहला मैं कार्टेशियन के लिखता हूँ। कार्टेशियन के लिए होता है हमारा डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं आपका पार्शियली, प्लस डेल टू वी बाई सेकेंड क्या है आपका वाई, ठीक है। एक्स वाई जेड हमारे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे किस में, ये हमारा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इट इज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगला मैं कलर चेंज लिखता हूँ, ये आपका स्फेरिकल का है। पहले वाला लिखता हूँ आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल का है, तो उसमें आता है 1 अपॉन रो, क्योंकि वहाँ पर रो फाई जेड हमारे आपके कांस्टेंट होते हैं, तो ये होता है 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, या डो बाई डो रो भी बोलते हैं साउथ वाले। डेल मतलब रो डॉट डेल वी अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर रो स्क्वायर आ जाता है, 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू वी बाई, अगला क्या होता है रो फाई, ये आपका फाई के उसमें होगा। अगला हमारा हो जाएगा डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। रो फाई जेड इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये किस में लिखा मैंने आपका, ये लिखा सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल। अगला होता है हमारा स्फेरिकल। स्फेरिकल में आपका डेल टू वी, इसमें होता है हमारे आर, थीटा और फाई। तो देखिए इसमें क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर, पहला वाला आर के उसमें होगा। देन हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, डेल थीटा के हिसाब से होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। आपका आर हो गया, थीटा हो गया, अब लास्ट में बचेगा फाई, तो फाई के लिए आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल टू वी बाई डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये आपका हो गया कार्टेशियन के लिए, ये आपका हो गया स्फेरिकल के लिए, और ये हो गया आपका नहीं, ये आपका होगा स्फेरिकल के लिए, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल के लिए। तो देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। तो देखिए पहला वाला दिया आपका, एक मिनट, देखिए पहला वाला दिया आपका डेल टू वी इज इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है आपका कार्टेशियन के लिए। अगला दिया आपका डेल टू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल वी, देखिए यहाँ पर दीजिए गलत, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है हमारा रो, ये हो जाएगा गलत, सेकंड तो गलत है, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारा रो मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है, तो हमारा सेकंड हो गया गलत। बाकी डेल टू वी अपॉन 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल वी, देखिए सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है। अब ये आपका स्फेरिकल के लिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, बिल्कुल ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, बिल्कुल ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा कहाँ गया, पहला दूसरा चौथा, आंसर नंबर सी, फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है ना, गलत, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, आंसर नंबर बी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये पहला तीसरा और चौथा सही है। अगला देखते हैं, अगला दिया है इन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, मतलब आपका ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में फेज शिफ्ट होता है या नहीं होता है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला दिया आपका 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, सेकंड दिया 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, थर्ड दिया आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आपका सेकंड दिया आपका ऑलवेज इन फेज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पहले ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफॉर्म पावर और एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर रेटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने
आपने बाय ट्रांसफार्मर में हम देखा है, ट्रांसफार्मर में हमारा TF, ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, लेंज लॉ। अगर आपने लेंज लॉ देखा है, मतलब लेंज लॉ के बारे में आप जानते हैं, तो लेंज लॉ क्या होता है, आपका जो कॉज होता है, ठीक है, वो अपने ओन इफेक्ट का अपोज करता है, मतलब आपका इफेक्ट जो है अपने ओन कॉज का अपोज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आती है, ठीक है, वो अपने खुद जो आपके इसके कारण जो फ्लक्स बनना है उसका अपोज करती है। मतलब यहाँ पर जो आपस में, मतलब एक अगर V है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा -V होगा। मतलब ये V, और इसको क्या लिखेंगे आपको, V एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे दोनों वोल्टेज है वो आपस में आपको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है, ड्यू टू लेंज लॉ। क्योंकि लेंज लॉ ने बोला है कि जो हमारा इफेक्ट होगा, इफेक्ट अपने ओन कॉज का यहाँ पर अपोज करता है, ठीक है। इसलिए वो जिस आपका माना ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर होता क्या, अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो हमारा होता है वो आपका नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है, ठीक है। इसमें जो पोलैरिटी होती है वो भी आपकी नेगेटिव होती है, एक डॉट से आपकी एंटर करती है अगर करंट, तो सेकंड डॉट से आपकी लीव करेगी, ठीक है। इसको नेगेटिव कपलिंग कोएफिशिएंट डिवाइस भी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर C, 180 डिग्री फेज आउट। ये गलत है, इसका D लगाया हुआ। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है आपका फॉर द वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है, A डॉट बी स्क्वायर प्लस A क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये वेक्टर है, आप इसको डिजिटल में समझना है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब EMFT का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा बता देता हूँ डॉट का कैसे करते हैं। अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट दिया होता है, डॉट प्रोडक्ट, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर हैं A और B, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करना है A डॉट B, तो ये होता है हमारा AB cos थीटा, ठीक है, AB cos थीटा। और यहाँ पर वैसे हम AB का मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन ठीक है जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और आपका डॉट के बाद क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, A क्रॉस B, इसको हम क्रॉस बोलते हैं, A क्रॉस B होता है हमारा AB साइन थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो A और B दोनों के बीच में होती है, ठीक है, ये आपके इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस A क्रॉस B स्क्वायर में हम लोग इक्वल करना है कितना होगा। तो देखिए क्या था हमारा A डॉट B का स्क्वायर, A डॉट B जो वेक्टर है इसका स्क्वायर कर रखा है, देन यहाँ पर था प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर, ये कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। A डॉट B क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपका AB साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस के लिए साइन आता है, AB साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसको अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही मैं अगर इसको लिखूँ तो ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, A स्क्वायर B स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, तो दोनों जगह से कॉमन कर देते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर से बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैथ्स में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो ये कितना बचा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो क्या आ गया हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर, आंसर आ गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर। अच्छा देखिए बिल्कुल सही कर रखा है इसने, A स्क्वायर B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लेके लिख सकते हैं आपका AB ले लिया उसका स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर हो गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A, बिल्कुल AB का स्क्वायर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका फॉर RC सर्किट सोन इन द फिगर। ये हमें RC सर्किट हमें आपका फिगर में सोन करके मतलब दिखाया हुआ है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, IFT मतलब करंट हमें बतानी है कि क्या होगी इसमें। तो ये हमारा सर्किट है, तो 1/R सी की पावर माइनस, ठीक। तो देखिए ये दो तो वैसे नहीं होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई होगा आंसर। तो देखते हैं इसको अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। एक C लगाए और एक R लगाए, एक डेल्टी आपका वोल्टेज सोर्स लगाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा है और ये R है,
ठीक है। आर ये सी कैपेसिटर है, मतलब ये आपका 4 वोल्टेज है आपका डेल टी का, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है आई टी। तो यहाँ पर आई टी का एक्सप्रेशन पूछा है। तो अगर आप यहाँ पर इम्पीडेंस निकालेंगे, पहले इम्पीडेंस जेड क्या हो जाएगा, देखिए ये आर है, और इसको अगर हम आपका लाप्लास डोमेन में लिखेंगे सी का क्या हो जाता है, सी का हो जाता है आपका 1/CS, ठीक है, लाप्लास डोमेन में। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा आपका आर, क्योंकि सीरीज में है आर प्लस 1/CS, ठीक है। ये ऐसे, एक मिनट ये तो और ख़राब हो गया ठीक है, R/1+R+1/CS, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका RCS + 1/CS, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई जेड की। अब देखिए करंट निकालनी होती है आपकी आई ऑफ टी, ये आई ऑफ एस, क्योंकि एस डोमेन में निकालना है। आई ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा V/Z, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा है, मतलब ये आपका, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आपका लाप्लास डोमेन में, तो डेल टी का क्या होता है आपका 1, और नीचे से आपका जेड क्या है आपका, जेड है आपका RCS + 1/CS, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू है। अब हमें यहाँ पर से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए CS ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CS अपॉन क्या आ जाएगा 1+RCS, ठीक है। यहाँ से अगर हम CS को, यहाँ से C को कॉमन लें और यहाँ से R को कॉमन लें, तो 1/R आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा आपका S + 1/RC, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट होता है आपका S/S + टाउ। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू 1/ इतनी है, वो 1/ टाउ की वैल्यू यहाँ पर RC है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आई ऑफ आर को यहाँ पर से कॉमन कर दूँ, मतलब 1/R को कॉमन कर दूँ, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 - 1/RC S + 1/RC, ठीक है। यहाँ पर से हमारी वैल्यू बनेगी। तो देखिए इसको अगले पेज में ले जाता हूँ। तो ये देखिए आई एस की वैल्यू क्या बनी थी, IS = 1/R, ब्रैकेट में यहाँ आता था आपको 1/ -1/RC अपॉन क्या आया था S + 1/RC, S + 1/RC। तो देखिए आपका एस डोमेन में चल रहा है। अब हम इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे, आई ऑफ टी निकालेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/S + A का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका e⁻⁻AT × U/t, ठीक है। ये तो देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ऊपर प्लस आता है, ठीक है। बाकी 1 का क्या होता है, 1 का होता है हमारा डेल टी। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आई ऑफ टी बन जाएगा, आई ऑफ टी = 1/R, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। 1 का क्या होता है, 1 का होता है डेल्टा टी, ठीक है। देखिए ये आपका कांस्टेंट है 1/RC, तो ये बाहर से आ जाएगा 1/RC, और ये 1/S + 1/RC, मतलब 1/S + A, 1/S + A का क्या हो जाएगा e⁻⁻AT। तो ये कितना आ जाएगा e⁻−T/टाउ, टाउ की जगह क्या है आपका RC, ठीक है। और इसका पूरे का U/t, क्योंकि U/t आपका क्या होता है यूनिट रेस्पॉन्स। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी 1/R डेल टी - 1/RC e⁻−T/RC। तो 1/ बिल्कुल इसने सही कर रखा है ये वाला भी, आंसर नंबर B, 1/R डेल्टा टी - 1/RC e⁻−T/RC × UT, बिल्कुल सही कर रखा है। देखिए यहाँ पर डेल टी गायब है, और ये बाकी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं है इसका, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका बिल्कुल B इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो। एक हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दिया है आपका सिस्टम का। आपका x डॉट की वैल्यू दे रखी है, ये आपकी मैट्रिक्स दी है, और आपकी y की वैल्यू भी है। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन बताना है क्या होगा। देखिए अगर आपने यहाँ पर स्टेट स्पेस पढ़ा है तो बहुत सही है, वरना मैं आपको बताता हूँ हल्का था, अगले पेज में दिखाता हूँ, ये बार बार मिट जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा मोटा हो रहा है, देखिए इससे कैसे लिखते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट स्पेस मैट्रिक अगर देखी होगी आपने, स्टैंडर्ड स्पेस स्टेट स्पेस ना, स्टेट तो रह गया, स्टेट स्पेस जो आपका मैट्रिक्स होती है वो किस फॉर्म में होती है,
वो अगर आपने देखी होगी तो वो होता है आपका एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, और सेकंड होती है आपकी वाई जो आउटपुट वाली होती है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर आउटपुट मैट्रिक्स होती है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख भी देता हूँ, आप भूलना मत। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स डॉट होती है इसको हम बोलते हैं आपको डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर। इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर। और आपका जो ए होता है इसको हम बोलते हैं स्टेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है, ये होती है आपकी स्टेट मैट्रिक्स। और यहाँ पर x जो है, x को हम लोग कहते हैं आपका इनपुट वेक्टर। ठीक है, नहीं आपको x को हम लोग क्या क्या कहते हैं, जो आपका वेरिएबल है वो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी यू, और ए एक्स प्लस बी यू जो आपका बी यू होता है, ये यू जो होता है ये होता है आपका यहाँ पर इनपुट वेक्टर। तो बी यू जो है हमारा, यू जो हमारा है इनपुट वेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारा सी हो जाएगा आपका सी एक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आउटपुट मैट्रिक्स। सी जो आती है वो हमारी आउटपुट मैट्रिक्स आती है, और जो हमारी डी आती है वो आती है फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, डी जो है हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। बाकी वाई को तो मैंने बता दिया आपको आउटपुट। ठीक है, वाई को हम बोलते हैं आउटपुट वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर एक्स डॉट को बोलते हैं आपको डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर, देन आपको वाई को बोलते हैं आपको आउटपुट वेक्टर, आपको ए को बोलते हैं स्टेट मैट्रिक्स, बी को बोलते हैं इनपुट मैट्रिक्स, सी को बोलते हैं आउटपुट मैट्रिक्स, और डी को बोलते हैं आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, एक मिनट यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होता है? देखिए ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टेट स्पीड के केस में होता है आपका सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स से प्लस डी। ठीक है, ये आपका इसमें स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है निकालने का ये। तो ये आप इंपॉर्टेंटली याद भी कर लीजिएगा। बाकी इन्वर्स निकालना आपको आता होगा एस आई माइनस ए। ठीक है, एस आई माइनस ए का अगर इन्वर्स निकालते हैं, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालते हैं आपको एडजॉइंट ऑफ ये एस आई माइनस ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। ये ऐसे हम लोग यहाँ पर आपका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो होती है इसकी आपकी एस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लेता हूँ क्योंकि पास पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है? देखिए x ये वाली जो वैल्यू होगी ये a की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू है a b, और ये आपकी c की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें 0 है। तो a b c d आपके मैट्रिक्स मिल गई, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है आपकी -1 0 0 और -2, -1 0 0 और -2, ये हमारी a मैट्रिक्स की वैल्यू है। देखिए इसके बाद b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारी? b मैट्रिक्स की वैल्यू आपकी 1 और 0, और c की है 1 1। b की है आपकी 1 और 0, और c की है आपकी 1 1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है क्या आपका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे पहले एस आई माइनस ए इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आई क्या होती है हमारी? आई होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनवर्स पहले बाद में फाइंड करता हूँ, पहले एस आई माइनस ए फाइंड करता हूँ, देन आप समझ जाएंगे। देखिए एस मैट्रिक्स है हमारी, कोई एस मैट्रिक्स है क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है, तो ये हमारी एस मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसको हमने आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है। आइडेंटिटी मतलब जिसके आपके कॉलम के जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और माइनस हमने करना है ए मैट्रिक्स है आपकी ये -1 0 0 और -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा आपका S 0 0 S। ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे, और इसको माइनस करेंगे हम लोगों का ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स है -1 0 0 और -2। तो देखिए क्या हो जाएगा? S माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? S प्लस 1 यहाँ पर हमारी ए पहले वाली की वैल्यू आएगी। देन इसके आगे हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 आपका S और माइनस प्लस, तो S प्लस 2। तो ये हमारी इस मैट्रिक्स की वैल्यू आई आपकी एस आई माइनस ए।
एस आई माइनस ए की हमारी वैल्यू आ गई। तो एस आई माइनस ए ये आई, एस आई माइनस ए इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए 2×2 है, तो 2×2 का यहाँ पर इन्वर्स निकालना ईजी होता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, एस आई माइनस ए जो मैट्रिक्स है इसको 5 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, आपको डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, मतलब आपका ये जो दोनों है इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, और ये तो जीरो ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/s+1 s+2, 1/s+1 और आपका s+2। बाकी यहाँ पर इसको करने के लिए बस आपके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म है वो फोर्थ के साथ स्वैप हो जाएगा, और फोर्थ वाला आपका यहाँ पर फर्स्ट के साथ स्वैप हो जाएगा। बाकी आपकी ये तो जीरो जीरो ही है, तो माइनस लगा कोई फायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका s+2, ये आपका जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, और ये आ जाएगा s+1, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका s+2 अपॉन s+1 s+2, अगले वाला तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका s+1 अपॉन s+1 और s+2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर से आपका s+2 से s+2 कर जाएगा, s+1 से s+1 कर जाएगा। तो हमारी इसकी ये मैट्रिक्स क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी 1/s+1, देन ये जीरो और ये आएगी आपकी 1/s+2, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस आई माइनस ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन यही बताया मैंने आपको, ये होता है आपका सी होता है बी होता है, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया। तो ये होता है हमारा सी एस आई माइनस ए इनवर्स, पहले सी आता है एस आई माइनस ए स्क्वायर बी प्लस डी, तो डी की वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी, क्योंकि डी की वैल्यू तो है नहीं, तो डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पहले एस आई माइनस ए को हम यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस आई माइनस ए की वैल्यू क्या आई हमारी पीछे से, इसकी वैल्यू आई 1/s+1 जीरो जीरो 1/s+2, 1/s+1 ये जीरो ये आएगी 1/s+2, ठीक है। पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से। देखिए हमारी बी वाली मैट्रिक्स क्या है, बी वाली मैट्रिक्स है आपकी 1 और 0, यही चीज़ है ऐसे, बी वाली मैट्रिक्स यहाँ पर 1 और 0, ये लिखा भी मैंने बी मैट्रिक्स 1 और 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी को बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पहला इसका इससे हो जाएगा, देन इसका यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो पहला वाला हमारा इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आ जाएगा आपका 1/s+1 ये, देन यहाँ पर से आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सी की वैल्यू है आपकी, सी की वैल्यू थी हमारी 1 तो 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1/s+1 और 0 से। तो देखिए यहाँ पर से इसका 0 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, तो 1/s+1। तो जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/s+1, ये हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या करा, ये आपकी एस आई माइनस ए मैट्रिक्स है ये, और ये आपकी बी मैट्रिक्स है। देन यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई इसको हमने यहाँ पर सी मैट्रिक्स, ये हमने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो आपकी वैल्यू 1/s+1 आई है। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 1/s+1। आंसर नंबर बी सही है, डी सही होगा, बी गलत होगा मेरे भाई, ये गलत लगा रखा है इसमें, बी सही होगा। ये देखिए पूरा सॉल्व कर रखा है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, क्योंकि ये पीडीएफ वाला काम नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ वेंडर ग्रेफ जनरेटर। इसका नाम तो पहली बार सुना है, वेंडर ग्रेफ जनरेटर का। कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁶, ठीक है। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसका नाम से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपका एक यूनिट चार्ज, ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ई जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा क्या होता है, ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं या इज इक्वल टू रहता हूँ KQ/R², ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर से हमें डिस्टेंस ही निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, R² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा, ई की वैल्यू निकालनी, तो आर क्यों कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, के की वैल्यू होती है आपकी, यहाँ लिखता हूँ, के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0
उसको सॉल्व करते हैं, वो हमारा आता है आपको 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 2-3 बार मैंने इसी में आपको बता भी दिया तो याद हो गया होगा आपको। तो वही वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है, चार्ज है आपका 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। मतलब 1 माइक्रोग्राम का चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 4 से ये आपका ऊपर कट जाएगा। तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 2.25 और ये कितना बचा आपका, ऊपर है आपका 10⁻⁹ और 10⁻⁻6, तो ये बचा आपका 10⁻³ इंटू 10⁻3, किसमें आएगा वोल्ट पर मीटर। तो 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। वैल्यू तो ये आएगी -6, कैसे लिखा है इसने 1/6, इससे अगर ये कटेगा 1 मिनट है दोस्तों, 10⁻⁹ और ये आ जाएगा आपका 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ या आपका 9/4, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8, 2.5, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए इसमें शायद क्वेश्चन में दिक्कत है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पर ये 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आंसर आ रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर यही आएगा क्योंकि फॉर्मूला ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=KQ/R², ठीक है। जब आपका यहाँ पर पॉइंट चार्ज दिया हो वो इसमें दिया है आपका, ठीक है, वो हमने निकालना होता है। तो आंसर बिल्कुल यही आएगा, ये गलत है शायद से। 15 तो कहीं से नहीं आएगा यार। चलो अगला देखते हैं। दिया है आपका 100 वाट के हैं, 1 मिनट, 100 वोल्ट 60 वाट के लैंप कनेक्टेड है आपके सीरीज में। अच्छा, एक 100 वोल्ट 60 वाट का लैंप कनेक्टेड है सीरीज में आपके 100 वोल्ट 100 वाट के लैंप के साथ 220 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस। व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द ईच लैंप। तो आपके दोनों लैंप कितनी पावर कंज्यूम करेंगे ये हमें बताना है। देखिए कैसा दिया हमारे, एक ही बल्ब दिया है ऐसा, ठीक है, एक बल्ब और दिया है ये, ठीक है, ये और एक किसके अक्रॉस कनेक्ट है, यहाँ पर ये अक्रॉस कनेक्ट है आपके 200 वोल्ट सप्लाई के। तो मतलब 200 वोल्ट सप्लाई हमने यहाँ पर दे रखी है। तो ये पूछ रहे कितनी पावर लेंगे। देखिए पहले वाले की जो है वो आपका 100 वोल्ट का है, पहला वाला 100 वोल्ट और 60 वाट का है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो आपका 100 वोल्ट का है, लेकिन इसके वाटेज ज़्यादा है, कितने आपका 1000 वाट, आपका 100 वाट का है। तो यहाँ पूछा है कितनी पावर लेंगे दोनों बल्ब, हमें बताना है। देखिए सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या होती है हमारी करंट सेम फ्लो होती है। तो करंट सेम फ्लो होती है तो पहले हमें इसका आर निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध ऑफ ईच आपके बल्ब का। तो देखिए यहाँ पर पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो R1 प्रतिरोध ऑफ फर्स्ट बल्ब, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका पहले वाले की वोल्टेज अपॉन पहले वाले की पावर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, पहले वाले केस में R1 = V1² तो वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज है आपकी 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100 अपॉन पावर है आपकी 60 वाट। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। तो पहले वाला आ गया आपका 500/3 ओम, 500/3 ओम हमारे R1 की वैल्यू आ गई पहले बल्ब के केस में, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब बल्ब 2 है आपका 100 वाट और आपका 100 वोल्ट का, तो R2 और बल्ब 2, ठीक है। बल्ब 2 के लिए R2 बोला है मैंने, तो सेकंड वोल्टेज सेकंड वाले बल्ब का वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन सेकंड वाले बल्ब की पावर P2। तो वोल्टेज तो सेम है आपका 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट मतलब 100 का स्क्वायर हो गया और 100 वाट की हमारी पावर है। तो जो सिंपल हो गया, ये हो गया आपका 100 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, R total = R1 + R2, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस R1 + R2। पहले वाले का क्या है, पहले वाले का है आपका 500/3, ठीक है, और दूसरे वाले का है आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 8, 800/3, ठीक है, 800/3 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, 800/3 ओम। देखिए बाकी यहाँ पर आप लोग हम करेंगे क्या, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, तो हम यहाँ से निकालेंगे करंट। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आपका सीरीज में करंट सेम फ्लो होगा। तो देखिए करंट की वैल्यू I = क्या होगा हमारी, I = V/R। अब V कौन सा लेंगे आप, सप्लाई वोल्टेज है जो, और R क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है। देखिए अब यहाँ पर कितना है, 200 वोल्ट की सप्लाई है अब, मतलब 200 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपकी 800/3, 800/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा
ये तब जाएगा 3 दूनी 6, हो जाएगा 600 अपॉन 800। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6/8, 6/8 मतलब क्या हो गए, ये 2 3 6 और 2 चक्को 8, 3/4, 3/4 मतलब आपका 0.75, ठीक है, 0.75 हमारी एम्पेयर करंट होगी। तो बस पावर निकालनी है अब हमने हर एक को उसमें। तो पहले वाले बल्ब P1 में पावर निकाल देते हैं आपकी। यहाँ पर पावर कितनी आएगी, तो देखिए पावर कंज्यूम और बल्ब P1 पावर कंज्यूम बाई P1, ठीक है, जो आपके B1 लगता है, बल्ब 1 लगता है उसको B1, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है हमारी I² इंटू R, ठीक है। करंट सेम फ्लो होगा सीरीज में और रेजिस्टेंस पहले वाले का R1 है। तो करंट की वैल्यू अभी निकाली मैंने, क्या आई थी हमारी 0.75 या 3/4, 0.75 का स्क्वायर इंटू पहले वाले का प्रतिरोध था हमारा, पहले वाला कितना था 500/3, ठीक है, 500/3। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए या फिर मैं कर देता हूँ, चलो ये 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर मतलब 3/4 इंटू 3/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 500/3। तो ये 3 से ये 3 कट गया, कि बाकी 4 से ये आपका कट जाएगा, आपका 4 से 4 एकम 4, यहाँ पर 1 और 0 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 125 बार एक कट गया। तो 125 दिया, मतलब 125 इंटू 3 करना है अपॉन 4, मतलब 125 इंटू 0.75, 0.75 हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 93.73 वाट, 93.75 वाट, ठीक है। पहले वाले की वैल्यू आ गई। अब बल्ब 2 के लिए देखते हैं, बल्ब 2 के लिए कितनी पावर आएगी, करंट सेम फ्लो होगी, बस रेजिस्टेंस का दिक्कत है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा। स्क्वायर ऊपर लगाना, नीचे कहाँ लगा रहा हूँ मैं स्क्वायर इंटू R2, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब। तो ये हमारा 0.75 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारा, रेजिस्टेंस है आपका 1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.857 और 5×5 = 25 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 56.25, 56.25 वाट। तो पहले वाले बल्ब की पावर आ गई 93.75, दूसरी वाली की आ गई 56.25। तो आंसर आ जाएगा 93.75, बिल्कुल सही लगा रखा है इसने यार भी आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, 93.75 और 56.25 आंसर, ठीक है। हमने क्या करा, पहले हमने R की वैल्यू निकाली दोनों केस में, बल्ब 1 का प्रतिरोध निकाला R1, देन बल्ब 2 का प्रतिरोध निकाला R2, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला आपका R1 + R2 से, देन वी फाइंड द करंट by using the formula Vs/RT, and after that we find the power consumed by the bulb 1 which is equal to I² into R1, and bulb 2 which is equal to I² into R2, ठीक है। because it is a series circuit, the current will be same but the difference is the resistance, all right। so the first bulb consume the more power as compared to the second bulb। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। हमारे पास 2 छोटे छोटे आपके एक जैसे आपके कंडक्टिंग स्फेयर है, हैव द चार्ज, उनके उस पर चार्ज है आपका 2 × 10⁻⁹, मतलब 2 नैनो कूलम का चार्ज है एक में, और एक में आपका -0.5 नैनो कूलम का चार्ज है। इफ़ दे आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय 4 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला आपने, क्या बोला इसने, आपके 2 हमारे पास ऐसे सेम टू सेम गोले हैं, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में लेके आए, पास ऐसे करके लेके आए, एक का चार्ज है आपका 2 नैनो कूलम, एक का चार्ज है आपका -0.5 नैनो कूलम। तो कह रहा है जब हम दोनों को पास लेके आए, देखिए दोनों जब हमारे चिपके तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए जब हमारे दोनों गोले चिपकेंगे तो आपका क्या होगा, चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग आपको टच करते हैं आपके 2 पे 2 स्पेयर को, कंडक्टिंग स्पेयर को, तो यहाँ पर इसके जो अक्रॉस पूरे आपके चार्ज है वो आपस में ये कम से ज़्यादा की ओर को जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज होगा वो आपके इन दोनों चार्ज के बराबर होगा, चार्ज QT हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका पहले वाले का Q1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले का Q2, तो Q1 + Q2 हो जाएगा चार्ज इस टाइम, ठीक है, जब आपका दोनों चिपके हुए हैं। उसके बाद बोला कि इसने, उसके बाद हमने इसको अलग कर दिया, अलग करा तो देखिए यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर दूसरा आ गया। तो देखिए उस टाइम ये कह रहा है कि जब हमने अलग करा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पर हमें पूछना है कि हमें बताना है कि इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स वही कूलम लॉ के हिसाब से निकालेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², दोनों के बीच में चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बस। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम।
देखिए क्या होता है, जब भी हम आपके कोई भी आपके दो कंडक्टिंग स्पेयर को पास लेके आते हैं, उनको टच कराते हैं, तो हमारा होता है क्या, स्पेयर के जो आपका जो आपके गोल हैं, तो उसमें जो आपका चार्ज होता है वो आपके दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर चार्ज यहाँ पर जुड़ जाते हैं, और जब हम इनको आपको अलग करते हैं तो हमारे इसमें आधा आधा चार्ज, मतलब इक्वली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो पहले जब हम दोनों चिपका रखें तो हमारा जो टोटल चार्ज है Q2, टोटल चार्ज हो जाएगा आपका सम ऑफ दोनों चार्ज Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो पहले वाले का मैंने क्या है 2 नैनो कूलाम है, और दूसरा है आपका प्लस ये है -0.5 नैनो कूलाम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस का 1.5 नैनो कूलाम, ये आपका टोटल चार्ज है। ठीक है, जब दोनों आपको चिपका रखें। ठीक है, व्हेन दे आर ब्रॉड बैक, या फिर व्हेन दे आर सेपरेटेड लिखता हूँ, व्हेन दे आर सेपरेटेड। ठीक है, जब हमने इनको अलग कर दिया तब क्या होगा, देखिए जब हम इनको अलग करते हैं तो जो हमारा टोटल चार्ज है वो यहाँ पर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा आपका ये चार्ज। तो हमारा यहाँ पर जो चार्ज है Q, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। वही आपका बनेगा आपका Q1 जो आपका न्यू चार्ज बनेगा आपके पहले वाले में, और वही आपका सेकेंड वाले में चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 का आधा, 1.5/2 कितना हो जाएगा आपका 0.75, और किस में चली थी यूनिट 0.75 नैनो कूलाम में। बस यहाँ से हमारे चार्ज की वैल्यू मिल गई दोनों में। अब सिंपल से यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला करते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये कूलाम अंकल ने बोला है, तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट आएगा K, वो ये 1/4πε, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है, इंटू दोनों चार्ज आपके Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पर ये मीटर में होगी आपकी R की वैल्यू। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, आपकी K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। देखिए बाकी दोनों चार्ज वही हैं आपके 0.75 नैनो कूलाम, मतलब वही 10⁻⁻9, और ये भी क्या आएगा अगला चार्ज भी 0.75 × 10⁻⁻9। बाकी डिस्टेंस इतनी आ जाएगी, डिस्टेंस दी थी हमें आपकी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.04 का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अगले पेज में ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर पर क्या बचेगा हमारा, चलो दोबारा लिख देता हूँ इसको, 9 × 10⁻9 है, और हमारे पास दो चार्ज है आपके 0.75 × 10⁻⁻9 कूलाम के थे, इंटू 0.75 ने 0.75 × 10⁻⁻9 अपॉन 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हम यहाँ पर से क्या होगा, देखिए यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका -9 और -9 क्या हो जाएगा आपका -18, और -18 हो गया, तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपको 9 × 10⁻9, ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. देखिए 5 होता है लास्ट में, सेम है, तो 5 × 25, और 7 को अगले वाले से संख्या से मल्टीप्लाई करता है, तो 8 × 56 और 5 × 25। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आई। बाकी ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी 10⁻−18 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका 0.0016, 4 चक्को 16 होता है ना, 0.0016, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर से 9 × ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻−9, क्योंकि यहाँ पर ये आपका +18 से यहाँ पर +9 से -18 कम करा, तो 10⁻−9 आ गया, इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं आपको 5.62 5 × 10⁻−1। यहाँ पर मैंने इसको -1 में कर दिया, और नीचे से क्या करूँ, यहाँ पर 1 तक का ले आता हूँ, 1.6 × 10⁻−3। बस इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × ये हो जाएगा 10⁻−7 इंटू ये हो जाएगा आपका 5.62 अपॉन नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1.6 से 5.62 ये हमारा कट जाएगा आपका 16 कम 3.48 आपका ये आपका 60 16 3.51 के आसपास बचेगा। ठीक है, 3.51 × 9 नहीं 3.51 × 10⁻−7। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका
3.51 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 31.6 के आसपास। ये हमारा आएगा 331.6 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, फोर्थ है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन में। 31.6 इंटू 10⁻⁷ आंसर आएगा 31.6। अच्छा देखिए, इस फॉर्मेट में दे रखा है, मैं दिखाता हूँ इसको कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर करा गया है, इसने यहाँ पर से इसके 2 जीरो ने हटा दिए तो आ गया आपका 0.31। आपको पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया है 0.316 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 7 हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई आपकी 0.316 इंटू 10⁻⁻⁵। 0.316 इंटू 10⁻⁻⁵, बिल्कुल सही है आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं। और ये इस शिफ्ट का जो था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था पेपर नंबर 1 का। तो वो हमें दिया है आपका द मेन रीज़न फॉर जनरेटिंग ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक जनरेशन इन ट्रांसफार्मर। देखिए आपके ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक जनरेशन होता है वो आपका जब वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन आता है या फिर जब आपका लोड में डिस्टॉर्शन आता है उसके चक्कर में आता है। तो ऑप्शन दिया आपका फ्लक्चुएशन इन लोड, पुअर इंसुलेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन या सैचुरेशन इन कोर। देखिए यहाँ पर आंसर होगा सैचुरेशन इन कोर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेव फॉर्म हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगर आपने ट्रांसफार्मर में कोर देखी होगी तो कोर हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी रहती है और उसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका BH कर्व। ठीक है, B और H हमारा कर्व होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए ये हमारा कुछ स्टेप से हम होता है हमारा BH कर्व ये। ठीक है, ये हमारा कर्व होता है। देखिए इस वैल्यू के आगे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी बढ़ाएं तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा होता है सैचुरेशन लेवल। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, ये होता है हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जब कोर सैचुरेट हो जाती है तो उसके कारण यहाँ पर हमारे इसमें हार्मोनिक आने लगता है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। तो व्हेन द ट्रांसफार्मर कोर गेट सैचुरेटेड देन द ट्रांसफार्मर produces the harmonics in the transformer. That's why the waveform will be distort in case of transformer. So आंसर नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।